5 लड़ाकू चुड़ैल बहुओं की एक रसोई। भूतिया लोक में एक चांडाल मंजू सास रहती थी, जिसके 5 होनहार भूतिया बेटे थे। उसने हाल ही में 5 खूबसूरत संस्कारी चुड़ैल लड़कियों से अपने बेटे का ब्याह कराया था। 5 चुड़ैल बहुओं का एक साथ घर में गृह प्रवेश होता है। अगले दिन चुड़ैल मंजू सास अपनी 5 बहुओं को बुलाती है। नैना, उर्मिला, अक्षरा, नायरा, आलू, मेरा मतलब आरू, कहाँ गई पाँचों की पाँचों? नई बहुएं, जरा अपने दर्शन भी दे दो। जी माँ जी, हम आ गए। जाओ, जाकर अपनी पहली रसोई में खाना बना कर लाओ। जिसका खाना अच्छा होगा उसे मैं ये पुश्तैनी कंगन दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ खाना बनाने। हाँ माँ जी, हम भी जाते हैं। पर तुम बनाओगी क्या? माँ जी, मैं तो खीर बनाऊंगी। खीर तो मैं बनाने वाली थी, तुम कुछ और बना लो। अरे मैं क्यों ना बनाऊं? मैंने तो बहुत पहले से सोचा था, मुझे अच्छे से बनाना भी आता है। मैं तो यही बनाऊंगी। आप अपना कुछ और डिसाइड कर लीजिए। चलो, मेरा अच्छा है, मैं तो कुछ और भी बना लूंगी। सोच रही हूँ शाही पनीर बना लूं। एक्सक्यूज मी जेठानी जी, अगर आप ये बनाएंगी तो मैं क्या बनाऊंगी? मैंने बहुत पहले से ही सोच रखा है। नहीं, आप अपनी डिश चेंज कीजिए। अरे मैं क्यों करूँ भला? ओफो, बंद करो। तुम पाँचों की पाँचों चुड़ैल बहुएं आपस में आराम से डिसाइड करके खाना बना लो। जरूरी है पानीपत की लड़ाई यहाँ करना? जी माँ जी, माफ कीजिए, देवरानी आरूही अपने आप को ज्यादा बन रही है। मेरे सामने ही तुम्हारा ये हालत हो रखी है, रसोई में जाकर क्या धमाका करोगी? माँ जी, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। 5 चुड़ैल बहुएं रसोई में जाकर अपना खाना बनाने की तैयारी करती हैं। गाजर छीलती हैं तो एक आटा गूंथती है। वहीं तीनों गैस पर अपना पतीला लेकर लड़ने लग गई थीं। अरे नायरा, अपना पतीला हटाओ यहाँ से, मुझे दूध चावल पकाना है। हा जेठानी जी, आप बहुत चालाक समझती हैं खुद को। मुझे भी खाना बनाना है, मैं क्यों अपना पतीला हटाऊं? आप नैना जेठानी जी को कह दीजिए वो अपने शाही पनीर हटाएं। चलो, बहुत देर हो गई, अब मुझे गाजर का हलवा पकाना है। आप तीनों में से कोई एक जना गैस खाली कर दीजिए, मुझे माँ जी से डांट नहीं खानी है। अरे आप हटो, मुझे पूरी तलनी है। नहीं हटूंगी। बोलो क्या करोगे आप? अभी बताती हूँ। तभी वो 5 चुड़ैल बहू गुस्से में एक दूसरे का खाना स्लिप से हटाती हैं तो कभी गैस से हटाती हैं। इतने में किसी के आलू जमीन पर होते हैं तो किसी का पनीर, तो किसी का दूध बर्तन से गिरने लगता है। बहू की चिल्लम चिल्ली से सास रसोई में आती है तो वहां का उजड़ा चमन नजारा देखकर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हे भगवान, कितने अरमानों से मैं तुम पांचों को इस घर में लाई हूँ कि तुम पांचों बहुएं मेरा घर संभाल कर रखोगी, लेकिन तुमने तो मेरी पहले दिन ही पहली रसोई में रसोई का नाश मार दिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब तुम बाहर लड़ रही थी। ऐसे तो तुम पांचों ने बना लिया खाना। जरा रसोई को देखो, क्या हाल किया है तुमने। सारा सामान धरती पर है। और उर्मिला बहू, तू स्लेब पर क्यों चढ़ी है? माँ जी, मैं डिब्बा निकाल रही थी। माँ जी, जेठानी जी झूठ बोल रही है ताकि हमें मारे। बेड़ा कर को तुम सबका। नीचे उतर उर्मिला बहू। देखो, प्यार मोहब्बत से एक एक करके खाना बना लो, क्योंकि रसोई तो एक ही है और तुम पांचों को इसी में सिमट कर रहना पड़ेगा। अगर मुझे अब तुम्हारी एक भी आवाज आई तो डंडा लेकर अब की बार मैं आऊंगी। 5 बहुएं एक कतार में सिर झुकाकर एक साथ कहती हैं। जी माँ जी, आपकी बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम प्यार मोहब्बत से खाना बना कर लाएंगे। तभी मंजू सास उन पर एक बार फिर रसोई छोड़कर चली जाती है। जहां 2 बहुएं में रसोई की साफ सफाई करती हैं तो 3 बहुएं अपना खाना बना लेती हैं। फिर दोनों बहुएं भी अपना खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सास के सामने रख देती हैं। तभी चुड़ैल सास कहती है, जरा घड़ी की सुई देखो, दोपहर के 3 बज रही हैं। तुम्हारी पहली रसोई के सुबह का खाना अब बन रहा है, तो रात का खाना क्या 2-3 बजे खिलाओगी बनाकर? माँ जी, अभी माफ कर दीजिए, अब से हम पांचों बहुएं ऐसा नहीं करेंगी। माँ जी, अब हम आराम से काम करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे और टाइम से एक साथ रात का खाना बना देंगी। ठीक है, देखती हूँ कितना एक साथ काम करोगी। तभी 5 बहुओं के खाना खाकर उसे सबसे चुड़ैल छोटी बहू आरू का खाना पसंद आता है और वो शगुन के तौर पर उसे कंगन देती है। आपने देवरानी जी को ये कंगन दे दिए, हमारी भी पहली रसोई है, हमें भी कुछ शगुन में दे देती। ये तो आपने सही नहीं किया। माँ जी, ये तो आपने ठीक नहीं किया। एक साथ शादी हुई है तो एक साथ शगुन भी दीजिए। अपने कान में थोड़ा तेल डाल लो, क्योंकि मैंने कहा था जिसका खाना अच्छा होगा सिर्फ उसी को ही दूंगी।
माँ जी, सुबह से हम अच्छा खाना बनाने में लगे हुए हैं। हमने किसी खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। जो आप हमें कुछ भी नहीं दे रही हैं, सिर्फ देवरानी को ही दे रही हैं। देना है तो सबको समान रूप से दीजिए। मुझसे जुबान लड़ाने का नतीजा जानती भी हो। चुड़ैल मंजू सास उन्हें अपना चांडाल रूप दिखाने जा रही थी। इतने में पांचों पति अपनी पत्नियों के लिए तोहफा लेकर आते हैं। अरे ये रहा तुम पांचों का शगुन का तोहफा। मैंने तुमसे लाने को कहा था माँ, अब दे दो सबको। चलो अच्छा है, मेरे बेटे ने मेरी जान बचा ली। ले लो बहुओं, हार को रख लो। ऐसे ही वक्त बीतता है। चुड़ैल बहुएं जब भी रसोई में जाती तो लड़ झगड़ कर खाना बनाती। कोई किसी के बाल खींचता तो कभी चिमटा कच्ची लेकर एक दूसरे पर बरसा करती, तो कभी एक दूसरे को खाना बनाने नहीं देती थी। सबकी चिल्लम चिल्ली देखकर सास फिर से उन्हें गुस्सा करती है और कहती है, बहुओं, या तो तुम सुधर जाओ खुद, या मैं तुम्हें बता दूंगी। माँ जी, अब जेठानी जी और देवरानी जी को क्यों नहीं कहती हैं? सारी चीज में ही समझूं क्या? तुम तो चुप ही रहो, जब देखो तो चटर पटर करती रहोगी। सास उन्हें फिर से धमका कर चली जाती है। उनकी लड़ाइयों से चुड़ैल सास का अब अक्सर सिर दर्द हुआ करता था। तभी एक दिन वो अपनी बहुओं को चाय बनाकर लाने को कहती है तो पांचों चुड़ैल बहुएं हाथ में चाय लेकर आती हैं और कहती हैं, लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाई हूँ। अरे माँ जी, मेरी चाय पीजिए, एकदम मसाला मार के आपका सर दर्द भाग जाएगा। नहीं माँ जी, मेरी चाय पी लीजिए। माँ जी, मेरी रेड लेबल चाय पीजिए। माँ जी, लौंग इलायची की चाय पीजिए। अरे चुप करो, तुमने तो चाय की दुकान खोल दी। एक कप चाय मांगा था, इतनी चाय पीकर गैस बना लूं क्या अपने पेट में? हाँ माँ जी, गुब्बारा बनकर उड़ जाओ। क्या बोला तूने? लाख शराब बहू, तू चाय दे दे और तुम चारों अपनी चाय गटक जाओ। एक काम बोलो तो पांचों घोड़े पर सवार होकर काम करने लगती हैं। अलग अलग काम किया करो। जी माँ जी। 2 दिन बाद बहुएं फिर से रसोई में खाना बनाती हैं तो एक दूसरे के बाल पकड़ चिमटा बेलन लेकर लड़ने लगती हैं। अरे तुम चारों को समझ नहीं आती क्या? कितनी बार फ्रिज साफ करूं, पता नहीं क्या क्या गिराती रहती हो, सफाई नहीं कर सकती। जब आपको काम करना नहीं आता तो दूसरों को ज्ञान मत दीजिए। देखना, आलू के छिलके की कितनी मोटी परत उतारी है आपने। जेठानी जी, आपको तो झाड़ू लगानी नहीं आती। देखना, रसोई के जाले यूं ही लगे हैं। बस बहुत हुआ, तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगी। 6 महीने हो गए पर तुम पहले दिन जैसी हो, इसलिए अब से तुम पांचों एक साथ खाना नहीं बनाओगी, अलग अलग बनाओगी, बिना एक दूसरे से बात किए। और मैं भी बना लिया करूंगी। पांचों चुड़ैल बहू उदास मन से उसकी हामी में हामी भरकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अब बहुएं सुबह सुबह जल्दी उठकर अपना अलग अलग खाना बनाया करती थी। खाना बनाने में वो बहुत बोर हो जाया करती थी। वहीं सास भी अपना खाना खुद बनाती थी। एक दिन उसका चाय से हाथ जल जाता है। अरे राम, मर गई मैं। पांचों भागी हुई उसके पास जाकर कहती हैं, ये क्या हो गया माँ जी? आप अपनी से छोड़ दीजिए, हमें ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ जी, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। माँ जी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब से हम सभी ऐसा नहीं करेंगे। आपकी पांचों बहुएं प्यार से रहेंगी और आपको बनाकर खिलाएंगी। हमारी वजह से आपको अपना खाना भी खुद बनाना पड़ा, लेकिन अब से हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगी। ये तो ना जाने तुम कब से कह रही हो। माँ जी, अपनी 5 चुड़ैल बहुओं को एक मौका और दे दीजिए। हम सब एक ही रसोई में रहकर सब संभाल लेंगी। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमारे कारण हुआ है। ठीक है, दिया एक मौका। शुक्रिया माँ जी। अगले दिन से 5 और चुड़ैल बहुएं एक ही खाना पकाकर एक दूसरे की मदद करके प्यार से खाना बनाती हैं। ये देखकर चुड़ैल सास को अच्छा लगता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। 5 चुड़ैल बहनें। सीतापुर नाम का एक गांव था जिसकी नदी के किनारे काफी सारे लोग वहां बोटिंग किया करते थे। आमतौर पर प्रेमी लोग आया करते थे। ऐसे ही एक दिन शीला और आरव आते हैं और नाविक से कहते हैं, अरे भैया, जरा नाव की सवारी तो कराना। हाँ ठीक, आप दोनों बैठ जाइए। देखना शीला, आज तुम्हारे साथ अच्छे से वक्त गुजारूंगा। जी आरव। आइए आइए, जिसे नाव की सवारी करनी है जल्दी जल्दी आइए। अरे आइए आइए। अरे मैं भी आऊंगा। तभी नाव में 3 लोग और आ जाते हैं। फिर नाविक सभी को सुंदर नदी के नज़ारे दिखाता है, जहां उन्हें सुंदर सुंदर मछलियां और बत्तख देखने को भी मिलते हैं। जब नाविक अपनी नाव को मोड़ता है तो शीला बोलती है, अरे भैया, नाव को मोड़ क्यों रहे हो? इसके आगे भी ले जाओ, कितना अच्छा नज़ारा है वहाँ का। अरे नहीं नहीं, मैं आपको आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आगे खतरा है।
चुड़ैल है वहाँ 5-5। अरे आप ये कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, चलिए। अरे नाविक भैया, जब वह इतना कह रही है तो आगे चले चलो, थोड़ा सा नज़ारा हम भी देख लेंगे तो क्या जा रहा है। अरे आप समझती क्यों नहीं है, वहाँ खतरा है, चुड़ैलों का साया है, 5-5 वो भी। तभी नाविक डर डर कर नाव को आगे बढ़ाता है, जहाँ ये नज़ारा देखकर आरव और शीला कहते हैं, अरे भाई ये तो बहुत सुंदर है, एक फोटो खींच लेती हूँ। शीला जैसे ही कैमरा निकाल कर आरव के साथ फोटो खींचती है तो वहाँ 5 चुड़ैले बहनें आकर उन प्रेमी जोड़े को हवा में ले जाकर पानी में ले जाते हैं। मरने के बाद आरव और शीला की लाश पानी में ऊपर तैर रही थी। ये देखकर नाव में बैठे माया मोहन भी डर जाते हैं। तभी नाविक कहता है, अरे देख लिया, नदी में ज्यादा आगे जाने का नतीजा, इसलिए इतनी देर से बोल रहा था कि मत जाओ आगे, मत जाओ, आगे खतरा है, यहाँ 5-5 चुड़ैलों का साया है इस नदी पर। मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है। मुझे भी, पर नाविक भैया आपको ये सब कैसे पता, और वो चुड़ैल 5 बच्चियां कौन है? वो 5 चुड़ैल बच्चियां बहुत परेशान हैं, उनके साथ उनके अपनों ने ही बहुत बुरा किया है। मैं यहाँ का बहुत पुराना नाविक हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। आगे ले चलता हूँ, मोड़कर नाव चलाते चलाते मैं आज इन 5 बच्चों की कहानी बताता हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। मैं बताता हूँ। कुछ समय पहले ये 5 बच्चियां अपने पिता के साथ रहती थी और साथ में उनके चाचा चाची दीपक और सरोज भी रहते थे। इनकी माँ कुछ महीने पहले ही गुजर चुकी थी, जिस कारण उनके पिता केशव ने ही अपनी 5 बच्चियों को लाड़ प्यार से पाला और उनकी चोटी बनाई। उनके स्कूल का काम भी करवाता था और खाना बनाकर भी खिलाया करता था। सरोज सिर्फ अपने पति के लिए ही खाना बनाया करती थी। ऐसे ही अगले दिन भी केशव अपनी बच्चियों को स्कूल के लिए तैयार करता है, साथ ही उनका टिफिन बनाता है और सरोज से कहता है, सरोज, मैंने बच्चों का खाना बना दिया, दोपहर के लिए भी। जब बच्चे स्कूल से आ जाएं तो बस उन्हें गर्म दूध करके दे देना, वो कर नहीं पाएंगे ठीक से, ठीक है? जी भाई साहब। आंचल, पीहू, रूही, चेतना, रचना, अरे चलो, स्कूल का समय हो रहा है। जी पिताजी। ये कहकर केशव अपनी 5 बच्चियों को छोड़ देता है, फिर काम पर चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन भी यही होता है। तो शाम को वो 5 जब अपनी माँ की अलमारी को खोलती हैं तो केशव कहता है, अरे बेटा, तुमने ये अलमारी क्यों खुली हुई है? इसमें बहुत कीमती सामान है तुम्हारी माँ का। ऐसा क्या सामान है पिताजी? बेटा, तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, जो तुम्हारी माँ ने सोने के गहने बनवाने के रूप में रखे थे, ताकि तुम इसे अपनी शादी पर पहनो बड़े होकर, समझे? अच्छा ठीक है पिताजी, अब हम इस अलमारी को ऐसे नहीं खोलेंगे। हाँ बच्चों, और पढ़ाई अच्छे से करते हो ना स्कूल से आकर? जी पिताजी। उन दोनों की बात दीपक और सरोज चुप कर सुन लेते हैं और कहते हैं, आपने सुना आपके भाई ने क्या कहा? जेठानी जी के कितने कीमती गहने रखे हुए हैं, 4-5 लाख के तो होंगे। और जो लड़कियों के गहने हैं, क्यों ना उन गहनों को हम अपने कब्जे में कर लें। हाँ, तुम सही कहती हो, पर उन गहनों के मालिक कैसे बने हम? मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम जेठ जी को झूठे इल्जाम में पुलिस स्टेशन में कैद करा दें। उसके बाद ही 5 बहनें अकेली पड़ जाएंगी। इनसे मैं अपना काम भी करवा लूंगी। फिर हम इन 5 लड़कियों को कहीं छोड़कर आ जाएंगे। इसके बाद ना जेठ जी रहेंगे ना उनके बच्चे, तो ये सारे गहने और घर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी भाई ने हमेशा इस घर पर और हर चीज पर अपनी ही मर्जी चलाई है। अब ये सब मैं अपना बना लूंगा। कुछ देर बाद जब केशव अपनी 5 बच्चों के साथ सो रहा था तो सरोज अपना सोने का हार लेकर उनकी अलमारी में रख देती है और सुबह होते ही चिल्लाने लगती है, अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरा सोने का हार कहाँ चला गया? दीपक देखो, कोई मेरे सोने का हार ले गया। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गया? घर में ही होगा, देखो कहीं ना कहीं। मैं तो कहता हूँ पूरे घर की तलाशी ले लो। दीपक, सरोज, क्या हो गया? कौन सा हार चोरी हो गया? मेरा कीमती हार वो दीपक ने मुझे दिलाया था भाई साहब। मुझे आपकी बच्चों पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए आप अपनी अलमारी चेक कराइए। आप इनके कमरे में छानबीन करिए। सरोज, तुम्हें मैं और मेरी बच्चे चोर नजर आते हैं? अगर चोरी नहीं की तो एक बार चेक करने दीजिए। ऐसा कहकर सरोज और दीपक उसके कमरे की तलाशी लेते हैं और सरोज को अपना हार उस अलमारी में मिलता है और कहती है, ये देखो, इतना भोले बन रहे थे और इन्होंने ही मेरा
हार चुराया था। ऐसे चोर इंसान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे सरोज, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मेरी छोटी छोटी 5 बेटियां हैं। ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ, मैंने कोई चोरी नहीं की। केशव उन दोनों से बहुत मिन्नतें करता है। 5 लड़कियां सहम जाती हैं। फिर पुलिस ने केशव को अरेस्ट करके ले जाती है। सजा के तौर पर वह उसे 2 साल के लिए जेल में रखते हैं और बहुत मारते भी हैं। अपने बच्चों की चिंता में केशव आधा हो जाता है और उनसे मिलने की ललक में तड़प कर जेल में मर जाता है। यह बात दीपक और सरोज को पता लग जाती है तो वो भी उन बच्चों को नहीं बताते। वहीं दूसरी ओर सरोज उन 5 लड़कियों से घर का काम करवाया करती थी। एक दिन 5 बच्चों को केशव की बहुत याद आती है तो कहते हैं, चाचा चाची, हम सबको पापा की बहुत याद आ रही है। पापा कब आएंगे पुलिस अंकल के पास से? अभी नहीं, क्या बताएं, इनके पिताश्री कभी लौट कर नहीं आने वाले। हमारा काम आसान हो गया। बेटा चिंता मत करो, आज तुम्हें अपने पिता के पास ही हम लेकर चलेंगे। क्यों, है ना दीपक? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी चलते हैं। पर चाचा चाची, अभी तो बहुत रात हो गई है, पापा आएंगे? हाँ बेटा, आएंगे। ये बोलकर सरोज और दीपक 5 बच्चों को उसी नदी किनारे ले जाते हैं और एक छेद वाली नाव में बैठा देते हैं और कहते हैं, बेटा हम दोनों इसमें आ नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरी नाव में आते हैं। तुम ये चप्पू चलाओ और आगे आगे बढ़ो, ठीक है? ठीक है चाचू। चलो, मुसीबत गई। 5 बहनें उस नाव में बैठकर नाव को आगे की ओर ले जाती हैं, जहां नदी के बीचों बीच गहराई में धीरे धीरे उस छेद वाले नाव में पानी भर जाता है, जिससे 5 बच्चियां डूब जाती हैं। दम घुटने से वह मर जाती हैं और 5 बच्चों की लाश ऊपर तैरने लगती है। मरने के बाद 5 चुड़ैल बनकर इस नदी में आने वाले सभी व्यक्तियों को मार डालते थे। वहीं दूसरी ओर लालच करने वाले सरोज और दीपक को कुछ दिनों बाद उस सोने को ले जाते हुए एक ट्रक वाला कुचल देता है, जिसके बाद दोनों मर जाते हैं। इसका मतलब 5 बच्चियां अपने पिता से मिलने के लिए तड़प रही हैं, जैसे मरने से पहले उसके पिता भी ललक रहे थे। काश उनके मरे हुए पिता उन बच्चों को वापस मिल जाते। हाँ, उन बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हाँ, हुई तो है, इसलिए मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर नाविक पानी में कूद जाता है और अपनी 5 बेटियों को गले लगा लेता है। बच्ची और पिता के मिलने की इच्छा पूरी हो जाती है और यह दृश्य देखकर मोहन और माया अचंभित होकर डर से उस नाव को चलाकर वहां से भाग जाते हैं और उन बच्चों और केशव को मुक्ति मिल जाती है। 5 सरकारी नौकरी करने वाली चुड़ैल बहुएं। सुबह के समय डाइनिंग टेबल पर 5 चुड़ैल औरतें अपनी सास और अपने 5 पति के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थीं। तभी घड़ी में 7 बजते ही चुड़ैलें कहती हैं, ओफो माँ जी, 7 बज गए। मुझे 8 बजे तक स्कूल पहुँचना है। बच्चे आ रहे होंगे, मैं तैयार होने जाती हूँ। ठीक है बेटा, तैयार हो जा। माँ जी, मैं भी जाती हूँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर आना शुरू हो गए होंगे ना? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे सोनम, जूस तो पी लो। पेशेंट को इतना जूस पीने के लिए कहती हो, खुद तो खत्म करो। मैं आकर पीती हूँ, रेडी हो जाऊँ। अब किसका कॉल आ गया? हाँ बोलो। क्या राजवीर, केस सॉल्व हो गया? ऐसे कैसे हो गया? रुको, मैं आती हूँ। क्या हुआ पिंकी? इतने दिनों से केस पर वर्क कर रही थी और वो अचानक सॉल्व कैसे हो गया? मुझे जाना ही होगा, मुझे भी तैयार होना है। अच्छा बेटा, आराम से जा। मेरा और साक्षी का सही है, हम दोनों ऐसे एंड मौके पर भागना नहीं पड़ता। मैं वकील हूँ, आराम से कोर्ट में जाना होता है और ये बैंक मैनेजर 11 बजे तक लेट जा सकती है। हाँ बिल्कुल, पर तैयार हो जाते हैं ना जब वो सब हो ही रही है। हाँ, तो तुम दोनों भी क्यों बैठे हो, जाओ तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर 5 चुड़ैलें बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। एक स्कूल की टीचर बनती है, दूसरी आईपीएस यूनिफॉर्म में, तीसरी वकील के, चौथी डॉक्टर और 5वीं बैंक मैनेजर के सूट बूट में। कुछ देर बाद सब अपनी सास के पास जाती हैं और उनके पैर छूकर कहती हैं, माँ जी, कैसे लग रहे हैं हम 5 आपको? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले लगा करती थी। मेरी प्यारी लाडली बहू है, सरकारी नौकरी वाली। अरे अब क्या इसी चुड़ैलों की शक्ल में जाओगी तो सब लोग तुम 5 से डर जाएंगे। अपना रूप बदल लो। हाँ, अभी बदल लेते हैं। 5 चुड़ैलें अपने सास और पति के सामने ही इंसानी रूप में आ जाती हैं और अपना बैग लेकर चली जाती हैं।
आखिर ये सब क्या था? कौन थे ये 5 सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें जो अपनी सास और पति के साथ इस तरह से रह रही थीं? आखिर पूरी कहानी का सच क्या था? ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां इन 5 सरकारी नौकरी वाली बहनों की शादी कांता के 5 बेटों साहिल, मोहित, विराट, विजय, अभिमन्यु से हो जाती है। 5 पति अपने 5 पत्नियों के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। वहीं सास भी अपनी 5 बहू से बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी पड़ोसन आती थी तो कांता से कहती थी, अरे कांता, तेरे घर में 5 लक्ष्मी है, वो भी सरकारी नौकरी वाली। इतनी लग्जरी लाइफ तो किसी की भी नहीं होती है। हाँ, तू नजर लगाएगी क्या मेरे घर को? 5 बेटे और बेटी जैसी मेरी बहू है, बहुत पढ़ी लिखी होशियार है। इसीलिए तो आज एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक पुलिस वाली और एक टीचर और छोटी वाली बैंक मैनेजर। मेहनती है मेरे सारे बच्चे। वो तो बढ़िया है, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है। सुन, जरा मेरा बैंक का काम करवा दे, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। मेरी छोटी बहू साक्षी के पास जाकर बैंक में कह दियो, चुटकियों में तेरा काम करवा देगी। हाँ, जानती हूँ, सारी बहुएं घर से बाहर रहती हैं, तो घर का सारा काम तुझे ही तो करना पड़ता है। क्या फायदा ऐसी बहू का? फायदा नुकसान मत देख, मेरी बहुएं कमा कर लाती हैं, बाहर मेहनत करती हैं, तो उनके लिए मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। और जो पैसे कमा रही हैं उसके नौकर चाकर रख लूंगी, उसकी जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ बहन, किस्मत हो तो तेरे जैसी। ऐसा कहकर राजवती चली जाती है। वहीं कांता को कभी किसी चीज की उसकी 5 बहुएं कमी नहीं होने देती थीं और दफ्तर से आकर काम भी करती थीं। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में 5 का स्वर्गवास हो जाता है, जिससे सास और उनके पति बहुत लाचार बेबस हो जाते हैं। धीरे धीरे घर के पैसे खत्म हो गई, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। 5 एक ही कंपनी में काम करते थे। वो कंपनी ठप हो गई, जिससे सास और पति खाने के लिए लाचार हो गए। तभी एक दिन दुखियारी सास कहती है, काश आज मेरी 5 बहुएं होती तो उनकी सरकारी नौकरी से हमारा घर चलता। मेरे बेटे की प्राइवेट कंपनी ने तो ताला लगाकर उन्हें घर बैठा दिया है। इतनी उम्र में कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। काश मेरी बहुएं मेरे पास वापस आ जाए। ये सब तो मुमकिन है ही नहीं, जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। 5 बेटे अपनी माँ के पास बैठकर रो रहे थे। तभी सबकी ये रोती हुई दशा देखकर 5 बहुएं अपनी तस्वीर से निकलकर सामने आती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, आप रो क्यों रहे हो? मोहित भाई साहब, देवर जी, ये देखिए हम सब वापस आपके पास आए हैं। हाँ माँ जी। अपनी मरी हुई चुड़ैल बहुओं की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे तुम सब वापस कैसे आ सकती हो? माँ जी, आप सबकी इतनी बिगड़ी हुई दशा देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम आ गए। भगवान ने हमें इतनी शक्ति तो दी है कि आप जब भी हमें बुलाए हम आपकी मदद कर सके। पैसों की इतनी दिक्कत आ गई, सबकी नौकरी छूट गई, अब हम 5 को ही फिर से इस घर को चलाना होगा। क्यों बहनों? हाँ बिल्कुल। क्या तुम सब फिर से अपनी सरकारी नौकरियों पर जाओगी? हाँ माँ जी, और इतना ही नहीं, हमारी सरकारी नौकरी है तो उस रिटायरमेंट का पैसा भी आपको ही दिलवाएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम 5 को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम सब बहुत अकेले पड़ गए थे, पर अब सब ठीक है। इस तरह 5 चुड़ैल अपनी सास के गले लग जाती हैं और खाना पीना बनाकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अगले दिन से ही रूप बदलकर वापस से अपने सरकारी नौकरी पर लग जाते हैं, जहां बड़ी बहू प्रिया अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है। चलो सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. Very good, ऐसे ही पढ़ते रहना। दूसरी बहू पिंकी IPS ऑफिसर थी और पुलिस स्टेशन में चोरों को पकड़ना, केस सॉल्व करना उसका मकसद था। तभी एक गुंडे की गर्दन पकड़कर बोलती है, चल बता चुपचाप,
तूने लड़की का मर्डर क्यों किया? तुम छपरी जैसे लोग समझते क्या हो खुद को? ए गणपत, इसे जेल में डाल, उम्र भर जेल में ही सड़ेगा अब ये। ऐसा कहकर वो उसे गिरा देती है। वहीं तीसरी बहू पत्रलेखा, जो कि पेशे से वकील थी, वो सच का साथ देती है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, उस पर बेबुनियाद के इल्जाम लगाए गए हैं। ये देखिए, ये रही सारी प्रूफ। गोल्डन भाई गुंडे के खिलाफ है। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पत्रलेखा के क्लाइंट को बाइज्जत रिहा किया जाता है। ये मैं केस जीत गई। वहीं चौथी सोनम बहू सभी पेशेंट को अच्छे से संभाल रही थी और पांचवी छोटी बहू सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर थी। अरे बेटा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। उनके विधवा योजना के पैसे कब मिलेंगे? 4 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। अब आपको और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आज ही आपका काम बन जाएगा। महेश, जरा इन दादी का फॉर्म भरो। इस तरह पांचों चुड़ैल बहुएं बहुत ईमानदारी से अपने काम को संभालती हैं। 5 महीने बीत जाते हैं। वो इसी तरह अपने परिवार का ख्याल रखती। सरकारी नौकरी से उन्हें जो पैसे मिलते उससे घर चलाती, जिससे धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, हंसता खेलता परिवार का सिर्फ 5 चुड़ैल बहुओं की बदौलत ही था। सब अपने पतियों के साथ इंसानी रूप में घूमने भी जाती थी, तो घर में चुड़ैल के रूप में प्यार भरी बातें भी करती थी। ऐसा मंजर देखकर सास कहती है, बहू, तुमने तो घर में आकर सब पहले जैसा अच्छा और खुशनुमा माहौल कर दिया। मेरे बेटे भी खुश हैं। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं और पैसों की दिक्कत भी खत्म। माँ जी, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम अपने घर परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। प्रिया और तुम्हारी चारों बहनें, तुम सब बहुत अच्छे हो। तुम्हारी खातिर हमारी नौकरी अभी अच्छी कंपनी में लग गई है, जहाँ वो डूब नहीं सकती। जी, अब अच्छा सोचिए। माँ जी, और आप सब भी सुन लीजिए, हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। पत्रलेखा के ये कहते ही पांचों पतियों के फोन पर 50,000 का मैसेज आता है, तो मोहित कहता है, अरे ये क्या, मेरे अकाउंट में एकदम से 50,000 कैसे आ गए? मेरे भी 50,000 आए हैं। मेरे भी। और मेरे भी। अरे और मेरे भी। ये सब क्या है? ये सब हमारी ही सैलरी के रिटायरमेंट वाले पैसे हैं, जो आप सबके अकाउंट में अब हर महीने आते रहेंगे। दरअसल सरकारी नौकरी से हम पांचों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कुछ सालों तक आपको पैसा पहुंचता ही रहेगा। बहू, तुम पांचों ने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, वो भी इतने सालों का। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न होशियार बहू मिली। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, पर तुम्हारी मर्जी है और तुम आती रहना कभी भी। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम सब आते रहेंगे। ये कहकर पांचों सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें वापस चली जाती हैं। चुड़ैल के भुट्टे। रात के 3 बज रहे थे। भीमागढ़ गांव के भुट्टे के खेत में एक तेज रोशनी चमकती है और उस चमकती हुई रोशनी से चुड़ैल बाहर निकलती है। इसके बाद वो चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, इस गांव के किसी भी भुट्टे को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं इस गांव के सारे भुट्टों को चबा चबा कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस खेत में अपने दोनों हाथों को हवा में उठाती है और आंख बंद करके अपने हाथों से जादू करने लगती है। उसके हाथों के जादू द्वारा वो उस खेत के सारे भुट्टे हवा में उड़ाने लगती है, जिसके बाद वो चुड़ैल खुद हवा में उड़कर आराम से भुट्टे खाने लगती है। यम, वाह, ये भुट्टे कितने स्वादिष्ट हैं। इन भुट्टों को खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल भुट्टों को खा ही रही थी कि तभी उस खेत का मालिक वहां आ जाता है और वह अपने खेत में चुड़ैल को हवा में उड़ते हुए भुट्टे को खाता हुआ देख चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये तो एक भयानक चुड़ैल है। अरे गांव वालों जल्दी आओ, देखो रे, अरे गांव में किसी चुड़ैल का साया है। मालिक की आवाज सुनकर चुड़ैल अचानक ही पीछे मुड़ जाती है, जिसके बाद वो मालिक को देखकर उसे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे भुट्टे खाते हुए देखा। तूने मुझे देख तो लिया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। पहले मैं तेरी आंखें नोचूंगी, उसके बाद मैं तेरी जान लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस मालिक को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपने हाथों की दोनों उंगलियां लंबी करती है और उसकी आंखों में घोंप देती है,
जिसके बाद चुड़ैल उसको भयानक मौत दे देती है। इस तरह उस खेत के मालिक की मौत हो जाती है और चुड़ैल उस खेत के सारे भुट्टे खाकर वहाँ से गायब हो जाती है। और देखते ही देखते अब दिन गुजरने लगते हैं। उस गांव में आए दिन लोगों के भुट्टे गायब होने लगे और अगर उस चुड़ैल को कोई भी इंसान भुट्टा खाता हुआ देख लेता तो वह चुड़ैल उसको जिंदा नहीं छोड़ती। भुट्टों का खत्म होना और साथ ही साथ इंसानों के मरने की संख्या भी बढ़ती, ये देख सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आपस में बोलते हैं, आखिर हमारे गांव में भुट्टों की चोरी कौन कर रहा है? हमें इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। आखिर कौन है जो हमारे गांव में भुट्टे चुरा रहा है? अरे यार, भुट्टे साथ में हमारे गांव के लोग भी मारे जा रहे हैं। आखिर इन सब के पीछे कौन है? किसका हाथ है इन सब के पीछे? जो भी हो हमें इसका पता लगाना ही होगा। और वैसे भी यहाँ इस गांव में जो भी मरता है और हमारे भुट्टे जो चोरी होते हैं वो रात के समय ही होते हैं। अगर हमें इन सब के पीछे का राज पता लगाना है तो हमें आज रात गांव में ही रहना होगा और ये देखना होगा कि आखिर कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। सभी लोग अब रेनू की बात से सहमत हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है और एक बार फिर चुड़ैल वहां आती है और गांव के भुट्टों को खाने लगती है। वो भुट्टों को बड़े ही चाव से खा रही थी कि तभी गांव के लोग वहां आ जाते हैं और उसे देखकर गांव वाले बोलते हैं, अच्छा, तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो भुट्टों को चुरा चुरा कर खाती है। अरे आज हमने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तू नहीं बचेगी। मेरा क्या होगा और क्या नहीं ये तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम्हारा क्या होगा शायद तुमने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम लोगों ने मुझे भुट्टे खाते हुए देख बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। तुम लोग मेरे भुट्टों को मुझसे नहीं छीन सकते और अगर किसी ने मुझसे मेरे भुट्टों को छीनने की हिम्मत करी तो मैं उसे बेरहमी से मारूंगी। गांव वाले और चुड़ैल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन गांव वालों के बीच से मोहित, रोहित और रेनू तीनों दोस्त बाहर आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम कौन हो और हमारे गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से तुम क्यों मार रही हो? अच्छा, तो तुम लोग आ ही गए। तुम लोग मुझे कैसे भूल सकते हो? आखिर तुम लोगों ने ही तो मेरी जान ली थी। नंदनी, ये तुम हो? मेरी बहन, तुम इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? क्या तुम इस चुड़ैल को जानती हो? और अगर तुम सभी इस चुड़ैल को जानती हो तो कौन है और क्यों हमें परेशान कर रही है? ये तीनों तुम लोगों को कभी सच नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। 10 साल पहले की बात है। रेनू जो कि मेरी बहन थी, रोहित और मोहित, हम दोनों बहनों के दोस्त थे। हम चारों उस समय केवल 10 साल के थे। मुझे भुट्टा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक बार जब भुट्टे वाला गली में आया तो मैंने अपने बचाए हुए पैसे से भुट्टे खरीद लिए, लेकिन इन लोगों ने मेरे भुट्टे को छीन कर छत पर भाग गए और मैं इन लोगों से अपने भुट्टे मांगती रही। मेरे भुट्टे मुझे वापस कर दो। नहीं, अब हम तेरे भुट्टों को वापस नहीं करेंगे। हम सभी लोग आपस में मिल बांट कर इस भुट्टे को बड़े ही मजे से खाएंगे। रेनू दीदी, देखो ना, ये क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे भुट्टे दिलवा दो। अरे नंदनी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? ये लोग तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये खाएंगे नहीं, तुम चिंता मत करो। नंदनी रेनू की बात नहीं सुनती, जिसके बाद नंदनी मोहित और रोहित से छीना झपटी करने लगती है और इस तरह छीना झपटी में नंदनी को धक्का लग जाता है और नंदनी छत से नीचे गिर जाती है और इस तरह नंदनी की मौत हो जाती है। इस तरह मेरी मौत हो गई। उस समय तो मैं बच्ची के भेष में मरी थी, लेकिन जैसे ही 10 साल बीते वैसे ही मैं एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो गई और अब मैं भुट्टों को चुरा चुरा कर खाती हूँ और इस बीच अगर मुझे कोई देख लेता है तो मैं उसे भी मार देती हूँ। नंदिनी, धोखाधड़ी में तुम नीचे गिर गई थी, तुम्हें किसी ने मारा नहीं, तो तुम इस तरह हम लोगों को मत मारो। तुम हम लोगों को आखिर परेशान क्यों कर रही हो? छोड़ दो हम सभी लोगों को। धोखे में मेरी जान नहीं गई थी, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे मारा था। और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी को मारती नहीं, लेकिन जो मुझे भुट्टे को खाते हुए देख लेता है मैं बस उसे मारती हूँ, क्योंकि वो मेरा राज सबको बता देता। अब तो तुम्हारा राज सभी गांव वालों को पता चल गया कि तुम कौन हो। अब तो तुम यहाँ मौत का गंदा खेल बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं मारूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हर रोज मेरे लिए सुबह शाम भुट्टे लाकर मेरी कब्र के पास छोड़ दोगे। अगर तुम ऐसा करते हो
तो मैं तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। चुड़ैल की बातों से अब सभी लोग सहमत होते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है और हर रोज अब सभी गांव वाले नंदिनी की कब्र पर भुट्टे रखकर चले जाया करते। इस तरह अब चुड़ैल किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करती और सभी गांव वाले अब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। रात के अंधेरे में नैना, सुनैना और जानवी तीनों बहन जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उन्हें 3 लड़के दिखाई देते हैं और वो उन्हें छेड़ते हुए बोलते हैं, पंखुड़ियाँ ये गुलाब की सी है, मस्तियाँ ये शराब की है, लोग तेरी अदा पे मरते हैं, जा तुझ पर निसार करते हैं। अरे भाई, ये गुलाब की पंखुड़ी एक नहीं बल्कि 3 है। ओफो, भाई को पता है, तभी तो इसने पंखुड़ी नहीं बल्कि पंखुड़ियाँ बोला है। वो तीनों बहनें उन लड़कों की बात सुनकर आगे की तरफ तेज तेज चलने लगती हैं कि तभी अचानक वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन हवाओं के साथ एक धीमी आवाज आती है, तुम मेरी बेटियों को छेड़ रहे हो, अब तुम तीनों में से एक भी नहीं बचेगा। ये आवाज सुनकर वो तीनों लड़के थोड़ा डर जाते हैं, जिसके बाद वो डरते हुए बोलते हैं, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ जो हमें डरा रहा है? उसके इतना बोलते ही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि तुम तीनों ने मेरी लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस मुंह से तुमने मेरी बेटी को कमेंट किया, उसी मुंह को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है और ये तीनों चुड़ैल की बेटियां भी हैं। हे भगवान, हमने किसे छेड़ दिया? हमने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी है। चुड़ैल, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि ये तेरी बेटियां हैं। अगर हमें ये पता होता कि ये तेरी बेटी है तो हम तेरी बेटी की तरफ कभी नजर उठाकर भी न देखते। तुम जैसे नीच इंसानों को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। यदि आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कल किसी और लड़की को छेड़ोगे और मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर चुड़ैल उन तीनों को अपने भूतिया शक्ति से हवा में उड़ा देती है और उनकी जीभ को काट देती है और बेचारे दर्द में करहाने लगते हैं। उन तीनों की जबान कटने की वजह से अब वो तीनों बोल नहीं पा रहे थे, जिसके बाद वो चुड़ैल उनकी गर्दन काट देती है और पेड़ पर उल्टा लटका देती है। इस तरह उन तीनों की एक भयानक मौत हो गई, जिसके बाद वो चुड़ैल अपनी बेटियों से बोलती है, बच्चों, अब तुम बेफिक्र होकर घर चले जाओ। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और चुड़ैल माँ आए दिन किसी न किसी को मौत के घाट उतारने लगी। वो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती और पीपल के पेड़ में उल्टा लटका देती है। उस गांव में हर दिन किसी न किसी की लाश दिखाई देने लगी। ये सब देखकर गांव के लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आखिर ये चुड़ैल कौन है और ये लोगों को क्यों मार रही है? हमें इस चुड़ैल का राज पता लगाना ही होगा। लेकिन ये कैसे? हम इस चुड़ैल का पता कैसे लगा सकते हैं? तुमने सुना नहीं कि नैना, सुनैना और जानवी को भी कोई भी परेशानी आती है, वो किसी भी चीज से उनको दुख पहुंचाता है तो वो चुड़ैल आती है और हर उस चीज को खत्म कर देती है जो उन तीनों को परेशान करता है। इसका मतलब हमें कहीं से कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को अब उस चुड़ैल का पता चल गया। लेकिन वो चुड़ैल इन तीनों की है क्या? आखिर लगती क्या है वो इन तीनों की? ये सच हम लोगों को पता लगाना होगा। गांव वालों की बात वो तीनों बहनें सुन लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों वहां से चुपचाप चले जाती हैं और अपने घर में जाकर बैठ जाती हैं। अपनी माँ की फोटो लिए वो तीनों आपस में बोलती हैं, सुनैना दीदी, अब तो माँ खूंखार होती जा रही हैं। वो अब हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लोगों को मारना शुरू कर रही हैं। हमें माँ से बात करनी ही होगी। हाँ नैना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें माँ से बात करनी ही होगी। इतना कहकर जानवी अपनी माँ की फोटो पर हाथ रखती है और बोलती है, माँ, आप यहाँ पर आइए, हम तीनों बहनों को आपसे कुछ बात करनी है। अपनी सबसे छोटी बेटी की बात सुनकर चुड़ैल अपनी बेटियों के सामने आती है और उनसे बोलती है, क्या हो गया मेरे बच्चों? तुम्हें फिर कोई परेशान कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। नहीं माँ,
आप अब इस गांव में किसी को भी नहीं मारेंगी। आप एक खूंखार चुड़ैल बनती जा रही हैं। आखिर क्यों मार रही हो इन सभी लोगों को? आप हम लोगों का नाम लेकर बेकसूर लोगों को मारती जा रही हैं। आप हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि खुद को जीवित रखने के लिए लोगों को मार रही हैं और उनका खून पी रही हैं। आखिर क्यों आप ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा, तो अब मेरे बच्चों को मुझ पर ही शक होने लगा, क्योंकि आप हमारी माँ नहीं बल्कि एक भयंकर चुड़ैल बन गई हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। हम बड़े हो चुके हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तो कृपया आप इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाइए। एक तरफ तो चुड़ैल और चुड़ैल की बेटियां उससे बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव का एक संजू नाम का लड़का खिड़की से ये सारी चीजें देख रहा होता है। ये सब देखकर संजू के होश हवास उड़ गए थे। वो तुरंत भागता हुआ जाता है और गांव में सारी बात बता देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उन तीनों बहनों के घर के अंदर आते हैं और उस चुड़ैल से बोलते हैं, इसका मतलब तुम कोई मामूली चुड़ैल नहीं, इन तीनों की माँ हो। अगर तुम इन तीनों की माँ हो तो तुम हम गांव वालों को क्यों मार रही हो? बताती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। मैं इसी गांव में अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। मेरे बच्चों के पिता इस दुनिया में नहीं थे। जब जानवी ने जन्म लिया तभी उसके पिता मर गए और इस चीज का ताना मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे देते रहे कि तेरे घर में लड़की है, लड़की। हमें लड़की की नहीं बल्कि लड़के की जरूरत है। उन लोगों ने हम लोगों को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हम लोग हर बार बच गए। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं अपनी बेटियों के साथ बाजार गई हुई थी कि तभी एक ट्रक आया और हम सभी को उड़ाकर चला गया। कुदरत का करिश्मा तो ये था कि मेरी तीनों बच्चियां बच गई, लेकिन मैं मर गई। मैं मर तो गई, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण एक चुड़ैल बनकर ही किया है। लेकिन माँ, बस करो, अब हम बड़े हो चुके हैं। हमें जब भी आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लिया करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप चले जाओ। आप अपनी दुनिया में जाओ। यहाँ से मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ माँ। अपनी बेटी की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और बोलती है, ठीक है बेटा, मैं यहाँ से अपनी दुनिया में जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हुई तो तुम बेझिझक आवाज लगा देना। मैं अपनी दुनिया से तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गांव वाले चुड़ैल की बेटियों को अपनी बेटी की तरह पालने लगते हैं और उनकी शादी किसी अच्छे घर में करवा देते हैं। इस तरह अब वो तीनों बहनें खुशी से रहने लगी और उन तीनों बहनों के साथ गांव वाले भी खुशी से रहने लगे।